नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 7 की है ना हिंदी विषय के रूप में आपको पाठ 3 पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इस पाठ 3 में जो हमारी एक कविता है जिसका नाम है वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। बहुत ही अच्छी कविता है यह। सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हैं है ना कवित्री, उनके द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी कविता है। इसमें वीरों का बसंत कैसा हो एक प्रश्न के रूप में ये कविता हमसे हमारे सामने आती है, ठीक है बेटा। ये हमारा ये हमारा 13वां लेक्चर है ना हिंदी का। इससे पहले मैं 12 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है, ठीक है। व्याकरण भी और 2 चैप्टर हमारे जो हैं पाठ हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए। लगातार आप लोगों को एक प्रॉब्लम रहती थी कि वीडियो प्ले नहीं होती थी और यूट्यूब पे आप सर्च करते थे तो नहीं। तो बेटा ये जो आपको यहाँ पर लिखा है RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, आप बेटा इसको जाइए और वहाँ पर जाके जब आप ये टाइप करेंगे तो ये यूट्यूब चैनल हमारा जो है ना वो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसे सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे अपने आप नोटिफिकेशन एक मैसेज के रूप में आ जाएगा, तो आप तुरंत वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं। यहाँ पर कविता जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पाठ 3 है ना। और पाठ 3 में कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया कि वीर जो होते हैं वो कितने पराक्रमी होते हैं उनका वर्णन किया गया है इस कविता में। अब ये किसने लिखी है बेटा? यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो एक कवित्री हैं, उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है, ठीक है बेटा। ये एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है जरा समझिए। अच्छा, शुरुआत करते बेटा। इससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले मीनिंग्स जान लेते हैं, है ना। शब्दार्थ जिसको हम लोग कहते हैं उससे पहले हम समझ लेते हैं ताकि आपको अर्थ निकालने में आसानी हो जाए, ठीक है बेटा। उदधि का मतलब बेटा होता है समुद्र, प्राची का मतलब होता है पूर्व की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राची, ठीक है। दिगंत का मतलब होता है दिशा का छोर, जैसे पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, इसका छोर जो होता है उसको। अनंग बेटा यहाँ पर कामदेव को बताया गया है, ठीक है भाई। वसुधा का मतलब पृथ्वी होती है, पर्यायवाची में आपने पढ़े हैं। पुलकित का मतलब बेटा रोमांचित करने वाला होता है ना। कंत का मतलब बेटा पति या प्रिय है जिसे हम प्रेम करते हैं, ठीक है। मारू का मतलब एक बाजा और यह एक राग भी होता है जो युद्ध के समय गाया जाता है, उसे बेटा मारू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मारू। मारू एक प्रकार का आप गाना समझ लीजिए, गीत समझ लीजिए या बाजा समझ लीजिए। राग एक प्रकार का संगीत है जो युद्ध के समय आपने देखा होगा, बहुत सारी आपने फिल्में देखी हुई, ड्रम बजते हैं फिर युद्ध होने जाता है, पहले पूजा होती है जो जिसको भी मानते हैं वो, ठीक है, उसके बाद युद्ध होता है, ठीक है बेटा। तो आगे हम लोग चलते हैं। गलबाहें का मतलब होता है बेटा गले की बाहों का हार, है ना। कृपाण का मतलब होता है बेटा तलवार, है ना। ज्वलंत का मतलब होता है प्रकाशवान। प्रचंड का मतलब होता है बहुत अधिक तीव्र। और दुरंत का मतलब होता है बेटा अति गंभीर, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर, ठीक है। हंत का मतलब होता है खेद या जैसे हम लोग शोक सूचक यानी दुख का, है ना। हंत का जो यहाँ पर योग हुआ वो खेद के लिए दुख के लिए हुआ, ठीक है। स्वच्छंद का मतलब स्वाधीन होता है। चितवन का मतलब बेटा होता है दृष्टि या कटाक्ष, ठीक है। ये बेटा हमने यहाँ पर शब्दार्थ पढ़ लिए। अब आपको जो अर्थ हैं वो निकालने में आसानी होगी। एक बार फिर देख लें जल्दी से। उदधि का मतलब समुद्र होता है, प्राची का मतलब पूर्व की दिशा, दिगंत का मतलब दिशा का छोर, अनंग का मतलब कामदेव, वसुधा का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, पुलकित का मतलब रोमांचित, कंत का मतलब बेटा पति या प्रिय, है ना। मारू का मतलब होता है एक बाजा या राग जो युद्ध के समय गाया जाता है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ, और गलबाहें का मतलब गले की बाहों का हार। कृपाण का मतलब बेटा तलवार होता है। ज्वलंत का मतलब प्रकाशवान होता है। प्रचंड का मतलब बहुत अधिक तीव्र। दुरंत का मतलब अति। हंत का मतलब खेद सूचक जो शब्द होता है उसे यहाँ पर हंत का यूज किया गया है ना, उपयोग किया गया है। स्वच्छंद का मतलब बेटा स्वाधीन और चितवन का मतलब होता है दृष्टि या कटाक्ष, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं कविता की ओर, ठीक है। हाँ देखो, ये हमारी आगे बेटा कविता। कविता का जो पहला हमारा है ना ये भाग है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा पढ़ें अच्छे से। वीरों का कैसा हो बसंत, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आ रही हिमाचल से पुकार, है ना। अच्छा, हिमाचल का मतलब क्या हो गया, है ना, जो आपकी दिशा है। हिमाचल का मतलब हिमाचल वाली जो दिशा है ना,
वहाँ से पुकार आ रही है। यह उदती गरजता बार बार। उदती का मतलब हमने क्या पढ़ा था, उदती का मतलब होता है बेटा समुद्र। क्या होता है बेटा, समुद्र। ठीक है, समुद्र से बार बार क्या आ रही है, पुकार आ रही है, पुकार रहा है समुद्र। प्राची है ना, पश्चिम भू नभ अपार है ना। प्राची का मतलब क्या होता है, पूर्व की दिशा है ना, पश्चिम की दिशा। प्राची मतलब पूर्व की दिशा, पश्चिम दिशा। भू नभ अपार है ना, भू का मतलब क्या होता है, भूमि, और नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब जानते हैं आप, आकाश होता है। ठीक है, अपार का मतलब ये जो फैला हुआ चारों तरफ। ठीक है, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि सभी दिशाएं जो हैं, दिग दिगंत का मतलब जो है बेटा, दिगंत का मतलब क्या, दिशा के छोर है ना। दिग दिगंत का मतलब सभी दिशाएं जो हैं वो पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं, कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि ये जो आपका पैरा है पहला, इसमें क्या बताया गया है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमाचल से पुकार है ना, और जो समुद्र भी बार बार गरज कर कह रहा है, पूरब पश्चिम आकाश और पाताल यानी कि जो जमीन है ना, और आकाश है, वो भी सब पूछ रहे हैं, चारों दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत बेटा कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अगला जरा पैरा देखते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग। आपने देखा होगा कि सरसों के जो फूल होते हैं वो बहुत बढ़िया, जब हवाएं चलती हैं तो लहलाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो दृश्य होते हैं वो वीरों के मन में एक अच्छे भाव भर देते हैं, है ना, रंग भर देते हैं। ठीक है, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग है ना, कि मधु का मतलब क्या होता है ना, जीवन में क्या कर रहे हैं वो, मधु का मतलब खुशबू है, लेकर पहुंच रहे हैं कामदेव की तरह। जैसे कामदेव आपने देखा होगा है ना, ऐसी खुशबू की तरह वो क्या कर रहे हैं, पुष्परस लेकर, यानी कि मधु का मतलब होता है पुष्परस। ठीक है, वो लेकर क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश के, किंतु कंत वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि जो धरती है बसंत के रंगों में दुल्हन बनी जैसे धरती है, यानी कि धरती जो है, दुल्हन का मतलब क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा बसंत के मौसम में सब खिल जाता है, पौधों में फूल आ जाते हैं, एक बहुत अच्छा मौसम होता है जो एक मतलब हृदय को अच्छा कर देता है। ठीक है ना, तो ये प्रसन्न होकर क्या कर रहे हैं सभी मतलब वीर देश को, मतलब जो वीर, वीर का मतलब जो वीरता के काम करते हैं, अर्थात जो देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना, वेशभूषा के लिए जो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे किंतु कंत, कंत का मतलब क्या था, पति या प्रेम, प्रिय के लिए यहाँ पर कंत का उपयोग हुआ है। ठीक है, कब अभी हमने नीचे शब्दार्थ था उसमें हमने पढ़ा। ये सभी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बेटा, कि वीरों का जो बसंत है वो कैसा होना चाहिए, वीरों का जो बसंत है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है बेटा हाँ, अगला देखिए जरा यहाँ पर, भर रही कोकला इधर तान। कोकला का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है बेटा, कोयल। कोकला का मतलब क्या होता है, कोयल, यही तो है तुम्हारा। ठीक है, कोकला का मतलब होता है कोयल। मारू बाजे है ना, पर उधर गान, यानी कि मारू बाजे का मतलब क्या होता है, मारू का अभी हमने क्या बताया था, एक प्रकार का गाना होता है, राग होता है, संगीत होता है ना, है ना, गान कर रहा है रंग और रण का विधान। रंग का मतलब क्या होता है, जो वीर होते हैं, अब वो देखिए ऐसा है कि वो खुशियाँ नहीं मना पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, एक फौजी का जीवन आपने देखा होगा, हो सकता है वो एक महीने की छुट्टी के लेकर अपने परिवार के साथ आए हों, है ना, और अचानक ही कई अकस्मात कोई कंडीशन आ गई है ना, तो उसमें उनको फ़ोन आता है तो तुरंत उन्हें जाना पड़ता है। यानी कि इनका जो जीवन होता है बहुत कठिन जीवन हम कह सकते हैं, है ना, जो वीर होते हैं था, जो देश की सेवा करते हैं। ठीक है, तो वही है, क्या इसका अर्थ क्या निकलता है, पहले पढ़ लें बेटा पूरा, उसके बाद अर्थ निकालते हैं। मिलने आए हैं आदि अंत। आदि अंत का मतलब आप लोग जानते हैं, आदि का मतलब शुरुआत, अंत का मतलब लास्ट, है ना, यानी कि कोई अंत जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि कोयल जिस प्रकार जब बसंत ऋतु आती है तो जो कोयल होती है वो राग गाती है ना। अब यहाँ पर जो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं सैनिक, अब वो यहाँ पर राग सुनेंगे, या ये जो आपको मारू बाजा है ना, मारू बाजा का मतलब एक प्रकार का गाना, तो वीरों के लिए कोयल का राग इतना ज़्यादा मधुर नहीं होता है जितना कि क्या होता है, जो मारू बाजा यानी कि एक प्रकार का राग युद्ध के समय गाया जाता है, वो इनका यही था। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि रंग और रण, यानी कि वीरों के रंग का मतलब होता है कि ये जो
एक प्रकार की जो दुनिया होती है बहुत खुशहाल, इसे त्याग कर उन्हें एक बहुत कठिन जीवन जीना होता है। समझ में आ रहा है? तो नगाड़े के साथ ही उनका होता है, शुरुआत होती है मिलने आए हैं आदि अंत, यानी कि वीरों के लिए रंग और रण का जो विधान होता है वो इसी तरह का होता है ना। वीर जब युद्ध में उतरते हैं तो आदि अंत का मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी अगर वो जीत जाते हैं तो क्या आपको पता है जीवन मिलेगा उन्हें, और हो सकता है कि कभी कभी बलिदान की सूली भी चढ़ जाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि उनके आदि अंत का मतलब जीवन मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, चलिए बेटा जी तो अगले बेटा हम लोग अगला जो भाग है हमारा कविता का उस पर चलते हैं हम लोग। गलवाहें हो या कृपाण, है ना। गलवाहें का मतलब गले की बाहों का हार, यानी कि मान लीजिए कोई अगर मतलब वीर है और उनकी कोई पत्नी है ना, तो उनके लिए यहाँ पर बात हो रही है। या कृपाण यानी कि वो गले की बाहों का हार उनका चुने या तलवार को चुने, है ना। चल चितवन हो या धनुष बाण, यानी कि वही समस्या आपको बताई जा रही है कि एक तरफ तो उनका परिवार है ना, और दूसरी तरफ उनका जो भी उनकी एक मिनट में आ रहा है, रुको, अरे वहीं रख दो, हमारा है ठीक, हाँ रख दो वहाँ पर। हेलो, नहीं सॉरी एक मिनट के लिए मम्मी आ गई थोड़ा। जी तो हम लोग पहुँच गए थे जी। गलवाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास का दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि उनके जीवन में बहुत समस्या है। क्या समस्या है कि वो अपने परिवार को चुने या अपनी तलवार को चुने, है ना। धनुष बाण यानी कि यह एक सुखमय जीवन चुने या धनुष बाण जिसका जो उनकी कर्तव्य है उसे चुने, है ना। हु रस विलास या दलित त्राण, यानी कि वह एक भोग विलास यानी कि एक बहुत अच्छी ज़िंदगी चुन सकते हैं, है ना। और एक तरफ उन्हें अपने कर्तव्य को, दलित त्राण का मतलब होता है जो दबे हुए लोग होते हैं उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। अब यही समस्या है दुरंत, यानी कि अब यह समस्या है दुरंत का मतलब बहुत गंभीर समस्या आ जाती है उनकी कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, यानी कि उन्हें क्या चुनना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा कविता। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि यहाँ पर कह दे अतीत, अतीत का मतलब गुजरा हुआ कल, ठीक है ना। अब मौन त्याग, अब आप मौन त्याग दीजिए, यानी कि ये कह रही हैं कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक इन्होंने प्रश्न किया कि लंका में आग क्यों लगी। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, यानी कि कुरुक्षेत्र में आपने पता होगा युद्ध हुआ था, है ना, महाभारत का। तो अब जाग जाग, यही वो कह रहे हैं कि अब जाग जाओ, यानी कि वहाँ पर जो युद्ध के कारण जो वहाँ पर इतने लोगों बड़ी संख्या में वहाँ पर बलि चढ़े मरे, है ना, तो उन सब से, है ना, बतला अनुभव अनंत, यानी कि अपने जो कड़वे अनुभव है ना, उन्हें बतलाओ। क्या बतलाओ? ताकि अब ऐसा ना हो, वीरों का कैसा हो बसंत, क्या वीरों का बसंत ऐसे ही होना चाहिए, यानी कि जैसे उनकी समाधियाँ बन गई वैसे युद्ध हुए जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए, है ना, क्या ऐसा होना चाहिए। तो वही वो कह रहे हैं कि अतीत से, यानी कि सभी से एक आह्वान किया है कवित्री ने कि उठ जाओ, है ना, और अपने जो अनुभव हैं उनको बताइए आप, ताकि अब की बार ऐसा नरसंहार, यानी कि अब जो वीर हैं वो युद्ध में कुर्बानी ना हो उनकी, ठीक है, ताकि उनके परिवार बिछड़े ना। ठीक है, आगे देखिए बेटा अगली कविता क्या है, कविता का अगला भाग। हल्दी घाटी का शिलाखंड, क्या कह रही वो, हल्दी घाटी का शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत। आगे हाँ पूरा हो गया यहाँ पर जी। हल्दी घाटी का शिलाखंड का आपने देखो, हल्दी घाटी का, है ना, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ जैसे जो किले हैं, है ना, उन स्थानों से आह्वान किया। आह्वान का मतलब क्या होता है, उनसे पुकार की है ना। और देश के जो गौरव हैं, जैसे गौरव का मतलब जो हमारे आपने देखा होगा कहानियों में हमसे राणा सांगा, है ना, नाना साहब की कहानियाँ सुनते रहते हैं। तो जो हमारे वीर लोग हुए हैं उनकी जो स्मृति है, स्मृति का मतलब उनकी जो समाधि हैं, उनसे कविता में
आह्वान किया जा रहा है या पुकार की जा रही है, क्या की जा रही है कि जला दो इनकी स्मृतियों, है ना, इस मतलब स्मृतियों को नहीं जला दो, मतलब उनसे जो ज्वलंत स्मृतियां हैं उनको निकाल लिया जाए ताकि देश में अब ऐसी कुर्बानी ना हो, है ना। और जो नए लोग हैं क्या उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, एक प्रश्न के रूप में कविता से पूछा गया है, ठीक है। तो वही कविता में पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं जो हमारे वीर महापुरुष हुए हैं, उनकी समाधियों को जगा दिया जाए, क्या उन्होंने जो नरसंहार देखा है क्या वह आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर कविता में जो कवित्री हैं वो ये चाहती हैं कि ऐसा ना हो, यानी कि जो युद्ध में लाखों, आपने देखा होगा जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि एक समझदार जो राजा होता है, जो राज्य करता है, वो कभी भी युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में सिर्फ और सिर्फ हानि होती है हमारी या सामने वाले की, लेकिन युद्ध हमेशा हानि या कड़वे घाव देकर ही जाता है, ठीक है। तो वो रोकना चाहती हैं इसमें कविता में, ठीक है। लास्ट जो हमारा है वो भाग हमें लास्ट बस बचा है हमारा, तो लास्ट जरा देखिए, बहुत अच्छी कविता है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि जो वीर होते हैं या जो सैनिक होते हैं उनका जीवन कितना कठिन होता है, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, फिर से एक प्रश्न उन्होंने पूछा है। भूषण अथवा कवि चंद, ये भूषण जी जो है और कवि जी जो है ये कविताएं लिखते थे, है ना, जो अब नहीं है ना, चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है ना, है कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताएं कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी मायूसी, है ना, दिखाई है, क्या दिखाई है कि जो यहाँ पर भूषण जी जो हैं और जो कवि जी जो हैं, है ना, ये चंद जी जो हैं जो कविताएं लिखा करते थे वो अब नहीं है, जो अपने मतलब कविता से लोगों में एक नई जान डाल देते थे, है ना, और हमें उतनी आज़ादी भी नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों, यहाँ पर अंग्रेज़ों की बात हो रही है कि बतावे कौन, यानी कि उन्होंने यहाँ पर इशारा किया अंग्रेज़ों की, यानी कि हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो थोड़ी बदल गई है, शिक्षा पद्धति बदल गई है, हम अपने शास्त्रों को कम, हम बाहर के एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं। और आजकल अगर हमें प्रोग्रेस भी करनी है तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, जैसे कि हम अगर बात करें, है ना, और हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी अगर हम बात करें, है ना, तो इसको कम वरीयता मिलती है, आपने देखा होगा। हम मतलब यहाँ पर तो वही वो कह रही हैं कि हमारी जो कलम है अब उसमें बंधी है ना, कि अब उसके द्वारा जो पहले के लोग थे जो अपनी कविताओं से लोगों में एक जोश भर देते थे, वो अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर हमें बतावे कौन, यानी कि फिर हम गुलामी जो है अंग्रेज़ के शासकों में खुलकर अपने विचारों को भी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर हमें अब बताएगा कौन कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि जब हम कविताएं के द्वारा, मान लो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कि सैनिक का जीवन ऐसा होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न किया है कि कविता में क्या प्रश्न किया है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, क्या उनको भी युद्ध करना चाहिए, है ना, उन्हें अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस कविता में कवित्री जी ने पूछे हैं, है ना। चलिए बेटा अब जरा इनके बारे में ही जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उन्होंने ये कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है ना। इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो 16 अगस्त 1904 में हुआ था। कितने में हुआ था? 16 अगस्त 1904 में, और इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक गांव है ना निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद तो आपको जिला हो गया, ठीक है, एक बड़ा शहर भी है ना। तो निहालपुर नामक एक ग्राम है ना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई, है ना, आप जरा गौर कीजिए यहाँ पर, इसलिए आपके लिए यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन यानी प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि ये प्रथम सत्याग्रही थी महिला, है ना, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। हाँ, प्राप्त मुकुल उनकी काल जयी रचना है, यानी कि सत्याग्रही होने का जो प्राप्त है मुकुल, यानी कि पहली सत्याग्रही जो कविता है, यानी कि जो इन्होंने कृति लिखी है वो इन्हीं की रचना है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित शेक्सपियर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य में। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, गेम्स में अलग दिए जाते हैं, है ना, और जैसे गुरु को अलग मिलता है ना, बच्चों को अलग दिया जाता है, तो ऐसी तरह तरह के पुरस्कार होते हैं। तो साहित्य के रूप में दिए जाने वाला एक शेक्सपियर पुरस्कार होता है, ठीक है, जो साहित्य में दिया, साहित्य का मतलब आप जानती हैं, साहित्य में कोई कविता लिखता है, कोई पाठ लिखता है तो उसमें आपको मिलता है, अच्छा लगता है तो, ठीक है।
हाँ, इन्होंने 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य होने के रूप में भी अपना राजनीतिक योगदान दिया है ना। राष्ट्रपति जी जो हैं वो कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, है ना, राज्यसभा में, है ना, तो उसमें भी विधानसभा जो होती है उसमें इन्हें को मनोनीत होने का 2 बार मध्य प्रदेश से ये मनोनीत हो चुके हैं, ठीक है। अब इनकी रचना देखिए यहाँ पर जरा, बिखरे मोती, है ना, उन्मादिनी, है ना, सीधे साधे चित्र, त्रिधारा, है ना, इनकी प्रमुख कृतियाँ। देखिए आपको सबसे पहले तो किसी भी कवित्री या लेखक के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उनकी रचना आपको जरूर पता होनी चाहिए कि रचना क्या होते हैं। रचना का मतलब उन्होंने कौन कौन सी जो उनकी बहुत फेमस जैसे कविता है या आपने कोई गद्यांश लिखा, कोई उन्होंने कहानी लिखी, है ना, कुछ आलोचना लिखी, जो भी लिखा, है ना, तो ये सब जब वो लिखती हैं तो जो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आती हैं तो उनके नाम आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि वो पूछ ले जाते हैं कि किसकी कृति है, ठीक है। अब इनका निधन कब हुआ बेटा? इनका निधन 15 है ना फरवरी में 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 1948। बहुत ज़्यादा लंबी आयु तो नहीं कहेंगे हम इनकी, क्योंकि 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो ये बहुत कम आयु ही जी पाई और इनके बारे में आपको पता चल गया होगा कि इनका जन्म आपको याद रखना है 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद में दयालपुर नामक जो ग्राम है ना, दयालपुर नामक ग्राम में, और वहाँ पर हुआ था इनका, ठीक है। इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला था और उनका देहांत कब हुआ था? इनका 15 फरवरी 1948 को हुआ था। बेटा यहाँ पर हमारे कविता जो है वो पूरी समाप्त होती है और आप लोग बेटा अगर आपने अच्छे से कॉपी बना रहे होंगे, उसको मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है, और आप बिल्कुल अच्छे से आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप डे बाय डे जो भी आपको पढ़ाया जाता है कॉपी को अच्छे से मेंशन करें। और यहाँ पर शब्दार्थ हम आपको पहले ही पढ़ा चुके थे, ठीक है बेटा। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए, दीक्षा ऐप के बारे में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि दीक्षा ऐप को आपको डाउनलोड करना है ताकि आपको वहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी प्रकार की बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आपने इंस्टॉल ना किया हो तो बेटा प्ले स्टोर पर जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा दीक्षा ऐप का, ठीक है बेटा, जब आप गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे इसको तो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप आपको हमने बताया था, है ना। अब इसमें और बढ़िया इसको लेटेस्ट वर्जन के रूप में यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है ना। तो आप अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप नहीं इंस्टॉल किया हो तो बेटा आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इससे होता क्या है, ये बेटा कोविड-19 ने कोरोना वायरस महामारी से आपको बचाता है ना, ठीक है बेटा। तो बेटा आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ अफवाह है ना जो फैली हुई हैं, जैसे कि कुछ झूठ जो हमें अक्सर पता है, इंडिया है रहते हैं तो पहले अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं और सही न्यूज़ बाद में आती है हमारे तक, ठीक है। तो उन्होंने क्या, कुछ लोग ये कहते थे कि कोविड-19 नहीं, कोरोना वायरस वायु से फैल जाता है, यानी कि वायु से फैलता है तो बेटा सभी लोग बीमार हो जाते हैं आज के समय में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसके ये कहा जा सके कि जो कोरोना वायरस के जो कण होते हैं, ये जो वायरस के कण हैं वो वायु में रह सकते हैं, ठीक है बेटा। ये सिर्फ आपको तभी हो सकता है जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति की, मान लो आप वो खांसता है या छींकता है तो उसके पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण आपके ऊपर आ जाएं, है ना, वायरस के कण, या आप उसको टच कर लें तब ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप लोग बरकरार रखें, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और कविता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। वीरों का कैसा हो बसंत, आपसे बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या ऐसा ही होना चाहिए कि जो समाधियाँ बनी हैं क्या वो होनी चाहिए, या एक बहुत अच्छे से बिना युद्ध के जीवन को जीना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न के रूप में आपसे जो कवित्री जी हैं वो यहाँ पर कह के गई हैं। आप बेटा इसको बहुत अच्छे से समझें और अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे इनके जो प्रश्नोत्तर है ना, उसको करेंगे और व्याकरण संबंधित जो भी इसमें पूछा जाएगा वो सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा। धन्यवाद।